हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हॉर्मुज खोलो नहीं तो नरक बना दूंगा, पावर प्लांट और पुलों पर कर दूंगा हमला। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को दी धमकी, जिसके बाद आनंद फानन में ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने घुमा दिया भारत को फोन। जयशंकर जी से की फोन पर बात। जी हाँ दोस्तों, आखिर भारत अब इसमें क्या मदद करने वाला है ईरान की? दोस्तों ये देखने वाली बात रहेगी, बताएंगे अरागची ने क्या कहा भारत के साथ बातचीत में। वही डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटा पूरा होने वाला है। दोस्तों क्या अगर इन 48 घंटों के भीतर ईरान नहीं माना अमेरिका की बात, तो क्या ट्रंप नए तरीके से ईरान पर करेगा अटैक? क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे। उधर ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में पाकिस्तान को रखा। जी हाँ, बताएंगे किसने ये बड़ा खुलासा कर दिया और बता दिया कि भारत ने बेवकूफ बनाया पाकिस्तान का। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये बड़ा खुलासा किया है, दावा किया है। तो वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल चुनाव को लेकर एक फैसले से बिहार के सीएम बनने का एक बहुत बड़ा क्लू सामने आया है। दोस्तों बहुत बड़ा इंडिकेशन सामने आया है, बताएंगे आपको किसको बनाया जा सकता है बिहार का सीएम। इतना ही नहीं दोस्तों, एलपीजी संकट के बीच अब 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए भारत की सरकार ने ले लिया बड़ा और नया फैसला। दोस्तों अब 5 किलो वाला ये सिलेंडर मिलना और अधिक आसान हो गया। दोस्तों बताएंगे क्या फैसला लिया गया है, इसको लेकर बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताएंगे। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, ईरान इजराइल युद्ध में भारत की भूमिका को सबसे बेहतरीन मानते और मानते कि भारत तटस्थता दिखाकर एकदम सही डिसीजन ले रहा है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भारत को घुमाया फोन। जयशंकर जी से की बात बता दें, मिडल ईस्ट में जंग को लेकर जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में बेहद कम ही देश ऐसे होंगे या हैं जिनके साथ ईरान की टॉप लीडरशिप लगातार बात कर रही है। इजराइल से युद्ध के बीच एक बार फिर ईरान ने भारत को फोन लगाया। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि उनके पास ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का फोन आया। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन को लेकर लंबी बातचीत की। बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल जंग में जिस तरह अमेरिका भी बढ़ चढ़कर इजराइल के समर्थन में उतर आया है, ऐसे में ईरान में हो रही तबाही के बीच ईरान को दवाइयों की काफी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान भारत से दवाइयों की सप्लाई करने की दरख्वास्त कर सकता है। हालांकि इन दोनों नेता यानी कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची और उनके भारतीय समकक्ष एस जयशंकर जी के बीच जंग को लेकर क्या बातचीत हुई, फिलहाल इसका कोई खुलासा ना हो सका। ईरान के साथ साथ जयशंकर जी ने आज ही कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से भी बातचीत की। दोनों के बीच ईरान और इजराइल संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही नेताओं ने चर्चा की होगी कि किस तरह मिडल ईस्ट में भड़की इस जंग को रोककर शांति की स्थापना की जा सकती है। यानी कि दोस्तों युद्ध किसी का भी हो और भारत को ना याद किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों चाहे वो शांतिकर्ता के रूप में हो, चाहे भारत से सामानों की मदद को लेकर बात हो, लेकिन भारत की चर्चा जरूर होती है। ऐसे में ये दर्शाता है कि आज के समय में अपना भारत पूर्णतः विश्व गुरु बनता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा। दोस्तों धमकी दी कि हॉर्मुज खोलो नहीं तो नरक बना दूंगा तुम्हारे देश को, पावर प्लांट और पुलों पर करूंगा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नरक बना देगा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। दोस्तों अमेरिका ने इससे पहले, आपको याद होगा, गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान को कराज शहर से जोड़ने वाले B1 हाईवे ब्रिज पर हमला किया था। यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था और बड़ा इन्वेंशन माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन, बोले तो करीब करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे आप इमेजिन लगा सकते हैं कि इस पुल की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। दोस्तों वहीं परसों ही ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराकर
धमकियां दे रहा है। ट्रम्प ने ईरान को हॉर्मुज खोलने या समझौता करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि समय खत्म हो रहा है और ऐसा नहीं होने पर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। अब ट्रम्प ने कह दिया है कि आज यानी सोमवार तक ईरान से कोई ना कोई हमारी डील अवश्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता करने को तैयार नहीं होता है तो वो उसे तबाह करके सारे तेल पर कब्जा कर लेगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज के पत्रकार से कहा कि मुझे लगता है कि आज इस डील की पूरी होने की संभावना है। वे अभी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे कोई डील नहीं करते हैं तो और वो भी जल्द से जल्द नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ तबाह करके उनके तेल पर कब्जा करके उनको बर्बाद कर दूंगा। तो यह बड़ी धमकी दी थी दोस्तों ट्रम्प ने, जिसके बाद आनन फानन में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को फोन लगाया और जैसा कि हमने आपको बताया अटकलें ये लगाई जा रही है कि भारत से दवाओं की मांग किया होगा ईरान ने। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए? क्या अगर वाकई में उसने दवाइयां मांगी है तो क्या दवाइयां भारत को देनी चाहिए ईरान को? एक भारतीय होने के नाते आपकी क्या इस पर राय है दोस्तों? जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जरूर कमेंट कीजिएगा जिसको जो लगता हो। साथ में कारण भी बताइएगा दोस्तों कि क्यों नहीं देना चाहिए और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। और साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन है सामने, अवश्य दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली जानकारी ये भी है कि ईरान के खिलाफ ट्रम्प के द्वारा प्रयोग किए गए अभद्र भाषा पर भड़क गए कई अमेरिकी सांसद। कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों मिडल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका ने ईरानी सीमा में घुसकर लड़ाकू विमानों के अपने पायलट को रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे डाला। ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस भाषा के लिए ट्रम्प की कई अमेरिका नेताओं ने ही आलोचना की है। एक अमेरिकी सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प संतुलन खो बैठे हैं और पागल हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस जंग के बीच ट्रम्प ने यहाँ तक बड़ा कबूलनामा पेश कर दिया। कह दिया कि 45,000 नागरिकों को मौत के घाट उतारा ईरानी शासन ने, जिसकी वजह से मैंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को बंदूकें भेजी थी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात कबूल की है। ट्रम्प ने खुद ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजे थे और कहा कि वे हथियार कुर्दों ने ले लिए। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि हमने कुर्दों के जरिए प्रदर्शनकारियों को बहुत सारी बंदूकें भेजी थी और मुझे लगता है कि वो सारी बंदूकें, वे सारे हथियार कुर्दों ने ही रख लिए हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर कौन है कुर्द जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं दावा? बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने दावे में कुर्द समुदाय की ओर इशारा किया, जिनकी आबादी दुनिया में करीब 3 करोड़ है, जो बिना राज्य वाले सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है। दोस्तों कुर्द जाति के लोग तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में रहते हैं। उनकी अपनी एक अलग ही भाषा है जिसमें कई बोलियां हैं और इनमें से ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। ईरान में कई उग्रवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। दोस्तों उधर आपको बता दें ईरान ने अमेरिका की दुखती नस को दबाया। ट्रम्प की गाली वाली धमकी पर वीडियो शेयर करके याद दिला दिया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। जी हाँ दोस्तों ट्रम्प की धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका को 1980 के असफल मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ की याद दिला दी। दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावास ने ईरान की इस टिप्पणी का मजाक उड़ाया। दोस्तों थाईलैंड में स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से बच्चों को गालियां देते हैं उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका उम्मीद से पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के रेगिस्तान में अमेरिकी सेना की एक ऐतिहासिक विफलता, गाली गलौज और अपशब्द बोलने हारे हुए बच्चों का काम होता है। होश में आओ। ट्रम्प ईरानी दूतावास ने इस घटना की तारीफ 24 अप्रैल 1980 का भी जिक्र किया। दोस्तों क्या आपको पता है दोस्तों आखिर अमेरिका का ऑपरेशन ईगल क्लॉ क्या था? जिनको नहीं पता उनको बता दें, ऑपरेशन ईगल क्लॉ अमेरिका के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं है। जब यूएस आर्मी ईरान में बंधकों को छुड़ाने गई और वहां खुद फंस गई थी, 4 नवंबर 1979 को ईरान के चरमपंथी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। कूटनीतिक बातचीत पूरे तरीके से नाकाम हो जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 16 अप्रैल 1980 को सैन्य रेस्क्यू मिशन को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन के लिए यूएस के 6 C-130 विमान ओमान के माजी राह द्वीप से उड़े और 8 RH-53D हेलीकॉप्टर USS निमिज से निकले। ईरान के रेगिस्तान में भयंकर धूल का तूफान उठने लगा जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई। इस दौरान यूएस के कई हेलीकॉप्टर के खराबी आने की खबर आई, जिस वजह से इस मिशन
को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से वापस जाने की तैयारी कर रही थी और वापस जाते जाते एक RH-53D हेलीकॉप्टर पार्क किए हुए C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा था। तब ईरान ने अमेरिकी लोगों को 270 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। उसी पिक्चर को जारी करके दोस्तों अब ईरान डोनाल्ड ट्रंप से चुटकी लेता नजर आ रहा है दोस्तों, और ट्रंप को कह रहा है कि भैया याद है तुमको ये दिन जब तुम्हारी हालत खराब हुई थी, कृपया करके इसको दोबारा दोहराने का प्रयास ना करो वरना उल्टे मुंह अगेन लौटना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों जिनको पहले से ही ऑपरेशन ईगल क्लो के बारे में जानकारी थी उनको हम यही कहना चाहेंगे कि काफी अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है दोस्तों। साथ ही साथ उधर आपको बता दें जानकारी ये भी है कि ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ओमान के बीच बातचीत चल रही है। हॉर्मुज संकट पर मंथन तेज होता दिखाई दे रहा है। बता दें मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हॉर्मुज संकट का हल निकालने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसी बीच ईरान और ओमान ने इस मुद्दे पर बातचीत की है। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल रहे इस तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सीमित आवाजाही, जहाजों की लंबी कतार और अमेरिका की सख्त चेतावनी ने हालात को जटिल बना दिया है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए संभावित विकल्पों पर विचार किया। इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों ने कई प्रस्ताव और सुझाव पेश किए हैं जिनका अब अध्ययन किया जाएगा। दरअसल वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में बढ़ते व्यवधान के बीच यह बातचीत शुरू हुई है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट इश्यू सॉल्व हो पाएगा? उधर आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जाकर के एक बड़ा दावा किया जा रहा है, और वो दावा किया है अमेरिका के एक पायलट ने। कहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बनाया था बेवकूफ, भारत ने इस्तेमाल किया था एडवांस टेक्नोलॉजी का जिसके सहारे पाकिस्तान को दिया था चकमा। ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा था भारत का कोई भी राफेल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवाद और उसकी सहायता कर रही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सख्त संदेश दिया था। इस जंग में दुनिया ने भारत के डिफेंस का लोहा माना था। आपको याद होगा भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और CDF आसिम मुनीर अपनी जनता को खुश करने के लिए यह दावा करने लगे कि उन्होंने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दिया। इस बीच अब पूर्व अमेरिकी फाइटर जेट पायलट ने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने डिकॉय तकनीक, बोले तो भ्रम की स्थिति पैदा करना, तकनीक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में पूर्व F-15E कॉम्बैट फाइटर रेयान बोर्डेनहाइमर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई अपनी रिसर्च के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने डिकॉय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बेहतरीन ढंग से किया है कि पाकिस्तान को अभी तक लगता है कि उसने फाइटर जेट्स गिराए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई तस्वीरों को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तानी जिस फाइटर जेट्स को गिराने की बात कह रहे थे वो वास्तव में ड्रॉप टैंक्स यानी ईंधन टैंक्स थे। एयरफोर्स जब आसमान में लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति सामान्य होती है। टैंक में मौजूद फ्यूल का इस्तेमाल करने के बाद फाइटर पायलट इसे गिरा देते हैं। भारत ने काफी स्मार्ट तरीके से इसी डिकॉय तकनीक का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान इसको अपनी जीत मान बैठा दोस्तों कि उसने भारत के राफेल को मार गिराया। ऐसी खबर छाप दी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए। जी हाँ, लेकिन अब जाकर के इसकी रियलिटी सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका खुद ये बड़ा दावा कर रहा है कि भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को और कुछ नहीं बल्कि बड़ा चकमा दिया था जो अब तक पाकिस्तान नहीं समझ पाया। अगर समझ भी पाया तो अभी तक वो बातों को दबा रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, उधर आपको बता दें खुद पाकिस्तान के घर में पड़े हैं खाने के लाले, इधर अपनी धमकी से पूरी दुनिया को चले हैं भुनाने। भारत पर बड़ी धमकी दी है दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुसकर मारेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की भारत को धमकी, अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा, कोलकाता तक जाएंगे। आपको बता दें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बोले तो छिपकर हमला करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक हम पहुंचेंगे। जी हां, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत अपने लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचने की बात योजना बना रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने आगे ये भी कहा कि शवों को कहीं रखकर पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन भारत इस
दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिया। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने केरल में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान फिर कोई गलत कदम उठाएगा तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा गंदा खेल खेला तो भारतीय सैनिक ऐसा जवाब देंगे जो वे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो और आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस गिदड़ भभकी देते हुए ख्वाजा आसिफ को, अवश्य कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों, ताकि दोबारा भारत के खिलाफ ही ऐसे बयान जारी ना कर पाए ख्वाजा आसिफ। उधर आपको बता दें, बाढ़ और भूकंप के बीच अफगानिस्तान के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। क्या क्या भेजा बता दें। अफगानिस्तान के लिए भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। दरअसल हाल में आई बाढ़ और भूकंप के कारण अफगानिस्तान के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने अफगान नागरिकों के लिए रोजमर्रा के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चीजें भेजी हैं। मदद के लिए सामग्री भेजते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी की। उन्होंने लिखा कि अफगान लोगों को जिस मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय में भारत को HADR सामग्री भेजी है, जिसमें किचन सेट, हाइजीन किट, प्लास्टिक शीट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग और अन्य चीजें शामिल है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय सहायता तथा समर्थन प्राप्त प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें, श्रीलंका की राह पर चला नेपाल। हफ्ते में 2 दिन सरकारी छुट्टी का कर दिया बड़ा ऐलान। तेल बचाने के लिए लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से तमाम देश फ्यूल संकट से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। इस फहरिस्त में नया नाम नेपाल अब जुड़ गया है। दोस्तों, सरकार ने एनर्जी संकट से निपटने के लिए सरकारी महकमे और शैक्षिक संस्थानों के लिए वर्किंग वीक को 6 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है। हिमालयी देश में अब तक शनिवार को ही हर हफ्ते की छुट्टी का एकमात्र दिन हुआ करता था। नेपाल के विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के हवाले से इसकी जानकारी दी। पोखरेल ने पत्रकारों को बताया कि रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिया गया वो चैत्र यानी 6 अप्रैल से प्रभावित यानी आज से प्रभावित होगा। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला लिया है। 2 दिन का वीकेंड इसी हफ्ते से लागू हो जाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री 5 दिन की और हिरासत में रखे जाएंगे। जी हाँ, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक 5 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दरअसल काठमांडू की एक जिला अदालत ने पिछले साल सितंबर में हुए जेन जेड आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई में दोनों नेताओं की कथित संलिप्तता की जांच के लिए पुलिस द्वारा और समय मांगे जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों, एक खबर ने तहलका मचा दिया, वो ये कि ट्रंप अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर मचे हड़ताल के बाद व्हाइट हाउस ने बताई इसकी सच्चाई। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अस्पताल में भर्ती होने की खबरों को व्हाइट हाउस ने सख्ती से खारिज कर दिया, मना कर दिया। प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि ये सभी दावे पूरी तरह झूठ और भ्रामक है। ये विवाद शनिवार सुबह तब शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस ने सुबह 11 बजे प्रेस लीड घोषित किया। प्रेस लीड का मतलब होता है कि उस दिन राष्ट्रपति की कोई सार्वजनिक गतिविधि या मीडिया से बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसी घोषणा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफवाहें फैलने लगी कि ट्रंप को अचानक वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर लेकर जाया गया है। इन अफवाहों को एक वायरल वीडियो ने और हवा दे दी थी दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति का मोटर कैड दिखाई दे रहा था। हालांकि बाद में फैक्ट चेक में यह स्पष्ट हुआ कि यह वीडियो 2024 का था, जब ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में गोली लगने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। यानी कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही थी। ऐसे में हर सच्ची खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब या बेल आइकन नहीं दबाया है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हर एक सच्ची और जेन्युइन खबर को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, कई सड़कें बंद। जी हां, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास रविवार तड़के फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक घटना लाफायेटे पार्क के पास रात करीब 1 बजे हुई, जो व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीक्रेट सर्विस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स पार्क पुलिस मौके पर
पहुंच गई और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया दोस्तों। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बंगाल चुनाव में सम्राट चौधरी को बड़ा जिम्मा दिया बीजेपी ने। 40 स्टार प्रचारकों की थमादी लिस्ट बता दें। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बीजेपी बिहार के बाद मिशन बंगाल पर पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल के संकल्प के साथ बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें बिहार से कई चेहरों को शामिल किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी स्टार का तमगा मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ के साथ कई फिल्मी हस्तियों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। बाकी लिस्ट आप सामने देख ही पा रहे हैं। अब ऐसे में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को बंगाल में चुनाव के लिए बड़ा जिम्मा सौंपा गया है दोस्तों, इससे एक चीज तो क्लियर है कि सम्राट चौधरी को लेकर कोई ना कोई स्पेशल बात अवश्य है बीजेपी के लिए दोस्तों, जो इसको इतना मानती दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े अटकले या बहुत बड़े अंदाजों को हवा दे रही है कि बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी हो सकते हैं। जी हाँ, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, हम आपको जस्ट अटकले बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बिहार की नई मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसा कुछ % संभव होता नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, साथ में टीएमसी पर जमकर बरसे दिखाई दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कूच बिहार से पीएम मोदी ममता दीदी पर जमकर बरसे दोस्तों। टीएमसी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया, ऐसा बयान दिया मोदी जी ने। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान जनता से किया। मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बदलाव का माहौल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी भय की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने बंगाल के विकास पर ग्रहण सा लगा दिया है, लेकिन बंगाल में बदलाव का माहौल बन चुका है। इस रैली से तृणमूल कांग्रेस का पूरा सिंडिकेट घबराया हुआ है और जनता ने बदलाव पर मुहर लगा दी है और इस बार जनता बदलाव होकर ही मानेगी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार बंगाल में बदलाव हो पाएगा? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एलपीजी संकट के बीच भारत की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रमिकों को बड़ी राहत दी है दोस्तों। 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए अब एड्रेस का प्रमाण अनिवार्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों को राहत दी। उनके लिए 5 किलो वाले खुले बाजार में मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए पता प्रमाण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब लोग केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत एजेंसी यानी वितरक से ये सिलेंडर ले सकते हैं। जी हाँ, अखिल भारतीय एलपीजी वितरक महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे आवश्यकता मंद लोगों के लिए एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, छात्र और पेशेवर जैसे लोग नया घरेलू कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, वे अब इसको आसानी से ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं ये खबर आपको समझ में आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।